पीटीपी को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर साधा निशाना। एनएसयूआई ने जम्मू में प्रदर्शन कर जताया विरोध। पीटीपी ने जम्मू के छात्रों को शिक्षा से वंचित रखने का लगाया आरोप। प्रॉपर्टी टैक्स में बिजली कटौती को लेकर डीपीएपी ने खोला मोर्चा। जम्मू में डीपीएपी द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। सरकारी राशन की कटौती पर भी जताया विरोध। अमरनाथ यात्रा से जम्मू के व्यापारियों को काफी उम्मीदें। यात्रा से बेहतर कारोबार की व्यापारियों ने जताई उम्मीदें। स्वयंभू हिमानी शिवलिंग को प्रोटेक्ट करने की मांग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। पीडीपी ने सरकार पर जम्मू के छात्रों को शिक्षा से वंचित रखने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत जम्मू के छात्रों को शिक्षा देने से वंचित रखने के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का फरमान जारी किया और इस टेस्ट के लिए जम्मू के छात्रों के सेंटर बाहरी राज्यों में स्थापित किए ताकि जम्मू के छात्र इस टेस्ट में शामिल ना हो पाए। ये आरोप पीटीपी के प्रवक्ता ने जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया। पीडीपी प्रवक्ता ने सरकार से बाहरी राज्यों में हुई इन परीक्षाओं को रद्द कर जिला स्तर पर इन परीक्षाओं को करवाने की मांग की है। कि जम्मू के बच्चे को आपने बाहर भेज दिया, क्या जम्मू में आपके पास सेंटर नहीं थे कि यहाँ आप उनका टेस्ट करा सके? ये सरकार की एक साजिश ये है, इसको समझने की जरूरत है कि जम्मू के लोगों को एजुकेशन के हक से महरूम कराना है, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ जाएंगे इनसे नौकरी को वहां पढ़ा सकें। और पढ़ाने की बात तो यह है कि उसके बाद वो नौकरी तो बाद की बात है, वो पढ़ाने के लिए भी उनके पास जेब खर्चा नहीं है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया की जम्मू यूनिवर्सिटी इकाई ने जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया के सदस्यों ने इस टेस्ट को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई की जम्मू यूनिवर्सिटी इकाई के अध्यक्ष जतिन डोगरा ने सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के इस फरमान से छात्रों और उनके अभिभावकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर जम्मू के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू से भेदभाव खत्म करने का दावा किया था, लेकिन अब भी जम्मू के साथ भेदभाव का सिलसिला जारी है। सेंटर जम्मू से बाहर रखे जा रहे हैं। हमारी सबसे पहली डिमांड थी जो जम्मू का बच्चा है उसके सेंटर जम्मू के अंदर रखे जाए। कश्मीर वाले का कश्मीर के अंदर हो सकता है, जम्मू वाले का जम्मू में क्यों नहीं हो सकता? लेकिन एलजी साहब कहते थे 370 टूटने के बाद, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी कहते थे और प्रधानमंत्री जी भी कहते थे, गृह मंत्री भी कहते थे कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू और कश्मीर को समान दर्जा दिया जाएगा। आज ये समान दर्जा दिख रहा है, हर एक बच्चा त्राही कर रहा है, हर एक बच्चा रो रहा है। हमारे संपर्क में इतने बच्चे आए हैं, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी के बारे में बता नहीं सकते, लेकिन क्या वो यूजी के क्या वो पीजी के, जब वो बच्चा कॉन्टैक्ट करता है वो पहले बताता है कि हमारे 3 शिफ्टों में पेपर है। एक बच्चे का सेंटर जम्मू में है, एक दिन अगले दिन उसका सेंटर पंजाब में है और उसके अगले दिन जम्मू में। भाई एक बच्चा 3 जगह एक समय में कैसे प्रेजेंट हो सकता है, पहले मुझे ये बताएं।
हमारी आज ये डिमांस्ट्रेशन करके एलजी साहब से सबसे बड़ी मांग ये है कि जल्द से जल्द इस इशू को रिजॉल्व किया जाए, और साथ ही साथ छात्रों को, जिन बच्चों का अगर ये नहीं कर रहे हो आप, अगर आप नहीं चाहते हो सेंटर जम्मू में बने। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने संपत्ति को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डेमोक्रेटिक आजाद प्रोग्रेसिव पार्टी ने संपत्ति कर और बिजली और राशन सहित अन्य मुद्दों को लेकर जम्मू के संभागीय आयुक्त के कार्यालय का घेराव किया और संपत्ति कर को लेकर प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व कर रहे पार्टी नेता और पूर्व मंत्री जीएस सरूरी ने सरकार द्वारा लगाए गए संपत्ति पर भी कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में सरकार ने इस टैक्स को लागू कर लोगों को पर ज्यादा बोझ डाला है, और उन्होंने सरकारी राशन में कटौती को लेकर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि महंगाई ने पहले ही गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है और ऐसे में राशन में कटौती और बिजली के किराए में बढ़ोतरी ने सही कवायद पूरी कर दी है। और उन्होंने मांग की है कि सरकार को सरकारी राशन बढ़ाने के साथ साथ बिजली की दरों को भी कम करना चाहिए। होना चाहिए, इसकी मिकदार ज्यादा होनी चाहिए। एपीएल को राशन नहीं मिल रहा है, उनको भी दिया जा रहा है। बीपीएल अंत्योदय को 5 किलो दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि राशन जो है 50 किलो दिया जाना चाहिए। आज लोग मुश्किलात में हैं, आज लोग परेशानी में हैं, इसलिए कश्मीर में भी हमने प्रोटेस्ट किया और आज 12 तारीख को जम्मू में भी है। और हम ड्यू काम के ऑफिस में आए हैं मेमोरेंडम देने के लिए, ताकि राशन इंक्रीज किया जाए, एपीएल को राशन दिया जाए। हम मुफ्त राशन नहीं मांगते, हम कहते हैं कीमत से दीजिए, वर्ष के 50 किलो दीजिए और बिजली का किराया कम करिए, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म कर दिए। लोगों में सख्त नहीं है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स देंगे। शुक्रिया। अमरनाथ यात्रा का जम्मू के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों को इस बार बाबा बर्फानी की यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। इन लोगों के मुताबिक वर्ष 2019 के बाद कोरोना महामारी और प्राकृतिक आपदा के कारण अमरनाथ यात्रा बाधित रही है, जिसके कारण जम्मू के पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा था। ऑल जम्मू होटल एंड लॉज एसोसिएशन ने सरकार से श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में स्वयंभू हिमानी शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया है कि स्वयंभू हिमानी शिवलिंग के लुप्त होने से यात्रा बुरी तरह से प्रभावित होती है और बाबा बर्फानी की यात्रा में भारी गिरावट आ जाती है। उन्होंने बताया है कि आईआईटीओ और डीआरडीओ की मदद से स्वयंभू हिमानी शिवलिंग को बचाया जा सकता है। अगर सरकार स्वयंभू हिमानी शिवलिंग को सुरक्षित रखने में सफल रहती है तो यात्रा 2 महीने के बजाय 4 से 5 महीने तक चल सकती है और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो सकती है। वहीं पर जम्मू के टैक्सी चालकों के मुताबिक बाहरी राज्यों से टैक्सी संचालित होने के कारण उन्हें इस यात्रा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये अमरनाथ यात्रा ये गोल्डन पीरियड होता है हमारा पर्यटन के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग, चाहे होटल वाले हों, ट्रैवल एजेंट्स हों, ट्रांसपोर्ट वाले हों और इवन हैंडीक्राफ्ट और ड्राई फ्रूट वाले भी हों, बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं हमारे जहाँ माँ भगवती और उसके बाद अमरनाथ जी की यात्रा। चूँकि ये यात्रा पिछले 3 साल से पूरे चरम सीमा पे नहीं थी, ऑल ऑफ सडन ये 2019 में रोकी गई थी और 20 के बाद ये कोविड पेंडेमिक का चली नहीं और पिछले साल चली और ट्रेजडी होने के बाद नहीं हो, तो इसलिए लोगों में बड़ा जोश पूरे भारतवर्ष के लोगों में है, उत्साह है जाने के लिए। तो इसके साथ हमारे टूरिज्म के जितने भी लोग जुड़े, चाहे कश्मीर के हो, जम्मू के हो, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही 15-20 दिन यात्रा होती है पूरे चरम सीमा में होती है, उसके बाद जैसे भगवान शिवलिंग लुप्त हो जाते हैं तो ये यात्रा आहिस्ता निचले स्तर पर चली जाती है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऑलरेडी 2003 में एक रिपोर्ट है जिसमें कि शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आईआईटी और डीआरडीओ की मदद से, आगे बाय रेजिंग ए कर्टेन और ग्लास स्लैब। भगवान शिवलिंग की विराट नहीं तो ये यात्रा मैं कहूँगा जैसे ये दोनों ट्रैक से 10-10 हज़ार की जाने की है, तो ये यात्रा तकरीबन 12 लाख से ऊपर जाएगी, जो एक रिकॉर्ड बन सकता है अगर ये श्राइन बोर्ड या दूसरे लोग चाहें तो। इससे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, होटल इंडस्ट्री को, ये जो हमारे लोग बरसाती वगैरह बेचते हैं, इनको सबको फायदा होगा।
अल्टीमेटली उन्होंने आकर जम्मू से प्रसाद लेकर वापस ट्रेन जम्मू से पकड़नी है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि एक उम्मीद पे बैठे हैं, तो शायद ये उम्मीद थोड़ी सी हमारी पूरी हो जाए कि ये 2 महीने जो हैं, जिसकी उम्मीद रखते हैं कि 1 महीना यात्रा अच्छे ढंग से चलेगी, अगर 1 महीना भी व्यापारी को कुछ मिल जाएगा तो उसका ब्रेड एंड बटर तो कुछ सेव हो जाएगा। एकमात्र एक यात्रा अमरनाथ की या बाबा अमरनाथ की या माता वैष्णो देवी की है, जिसकी कारण, जिसकी बदौलत पूरा जम्मू का जो टूरिस्ट ट्रेड है, जो बाज़ार हैं, जो होटल हैं, सब लोग उस पर डिपेंड होते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या हो गया कि अब ये यात्रा एक मात्र नाम की यात्रा है। वो इसलिए कि आप देखो कि मोस्टली प्राइवेट गाड़ी जो है वो टैक्सी का काम कर रही हैं, दूसरे स्टेट से आती हैं और यहाँ पर आके वो काम करते हैं। इसी तरह से पंजाब की गाड़ी देखिए, पंजाब की तो यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ आज, टेम्पो ट्रैवल पंजाब के, टैक्सी पंजाब की, इनोवा पंजाब की, सब गाड़ी बाहर से आती है और वो यहाँ पर आकर काम करती है। जम्मू के जो हम टूरिस्ट के साथ जो ट्रांसपोर्ट का जो हमारा वास्ता है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो मैं समझता हूँ कि ये यात्रा को आपने कहा कि कैसे देखते हो, बस देखते हैं ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं कहाँ जा रही है यात्रा, तो हमारे हाथ तो कुछ लगता नहीं है। रघुनाथ मंदिर, पीर को मंदिर और अमर महल वगैरह ऐसी जगहों का जो, और बागे बहू और बावे वाली माता के दर्शन करें, और एक ऐसा एक सर्कल बनाना चाहिए जिससे क्या होगा कि लोग जो हैं वो शहर की तरफ आएंगे और इन जो हमारे मंदिर हैं, जो आप शंभू हमारे मंदिर हैं, इनके दर्शन कर सकें और बाजार में चहल पहल का माहौल बन सके। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ से लोगों को उठाते हैं और वहीं से बारों बार ले जाते हैं, तो शहर के मंदिरों के बारे में कई लोगों को पता नहीं है। तो ऐसी सिस्टम बनना चाहिए, LCDयाँ लगनी चाहिए जहाँ पे लोगों को पता होना चाहिए, बसें चलनी चाहिए। गवर्नमेंट के बाद आज इतनी अच्छी बैटरी बसें हैं जो बेस्ट लोगों के लिए, जो हमारे गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छी सिस्टम स्टार्ट किया, बैटरी बसें, ऐसी बसें स्टार्ट की जाएं जो लोग रघुनाथ बाजार आए, आप शंभू आए, ऐसे मंदिरों में आके दर्शन करें। न्याय की मांग को लेकर ढांगरी हत्याकांड के पीड़ित परिवार को सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। पीड़ित परिवार के इन हत्याकांड में मारे गए अपने परिजनों की तस्वीरों को लेकर मार्च किया और जम्मू राजौरी हाईवे को जाम किया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ितों का आरोप था कि हत्याकांड को 6 महीने बीतने के बाद भी सरकार अभी तक उनके परिजनों के हत्यारों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है और न ही सरकार ने अभी तक उन हत्यारों को पनाह देने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही की है। और जिस तरीके से अब सड़कों पर ये परिजन उतर आए हैं और ये भी सरकार से मांग की जा रही है कि उन्हें न्याय दिया जाए। इस हत्याकांड से जो लोग जुड़े हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने उन हत्यारों को पनाह दी थी, उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जिसके बाद से ये परिजन अपने जितने भी उनके घर के लोग जो कि इस हत्याकांड में मारे गए हैं, उनकी तस्वीरों को लेकर वो सड़कों पर उतरे और अब सरकार से वो गुहार कर रहे हैं कि वो तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक उन हत्यारों को, जिन हत्यारों को पनाह दी गई थी और जो हत्यारे हैं इस पूरे मामले में, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर संवाददाता जमशीद मलिक यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानते हैं। आपसे जमशीद, पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से ये अब पहले हमें देखने को मिला था कि ये जो फैमिली थी ये जम्मू भी आई थी, इनका ये कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की गई और ये कहा गया कि हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है और अब राजौरी की सड़कों पर परिजनों को उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्यवाही हुई है? क्या इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन सामने आई है? बिल्कुल, अगर के राजौरी के ढांगरी के मुतासिरीन आज तकरीबन 7 घंटे से जम्मू पहुंच हाईवे पर इस वक्त भी आप देख सकते हो, ये बैठे हुए आपको यहाँ नजर आएंगे, क्योंकि इनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि जब तक इनको पूरी तरह इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक ये प्रोटेस्ट अपना लगातार जारी रखेंगे और ये प्रोटेस्ट इनका अभी भी लगातार जारी है। 7 घंटे से ऊपर हो चुका है। हालांकि प्रशासन के साथ इनकी बात का एक सिलसिला जरूर हुआ, मगर जो इनकी मांगे हैं इनसे बात करेंगे, क्या मांगे इनकी थी, तो कहाँ प्रशासन
उनकी बातें मानिए। मुझे थोड़ी सी सुबह से आप लोग 7 बजे से धूप में बैठे हुए हैं, 7 घंटे से प्रोग्राम, एसएसपी अभी यहाँ पहुंचे थे और प्रशासन के लोग पहुंचे थे, क्या बातचीत हुई आप? अभी हमारे कुछ मिल ही नहीं रहा, बच्चों का सबूत क्या कर जाए हम, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे सुबह के बैठे हुए, तो हम तो यहीं बैठे रहेंगे जब तक बच्चों को कुछ मिलेगा नहीं। हमें तो कुछ ना कुछ बच्चों को मिलना चाहिए। 7 महीने हो गए हैं, 7 महीने से ऐसे बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, कल आ जाना, परसों आ जाना, चौथ आ जाना, कर देंगे। ऐसा चलता रहो तो हम तो ऐसे ही देखते रहेंगे। हमें तो इंसाफ चाहिए, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम घर जाने वाले नहीं, इधर बैठे रहेंगे। बिल्कुल पढ़ी देखा कि इंसाफ तक बैठे रहेंगे, मतलब आप इंसाफ के लिए क्या चीज चाहते हैं? इंसाफ तो यही चाहिए ना सरकार की तरफ से, हमें जो इतनी एजेंसियां लगाई हुई है, एजेंसी की तरफ से हमें कुछ मिलना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुंचे। 6 महीने हो गए हमारा केस लिए हुए, उन्होंने 7 महीने, आज 7वां महीना लगने को जा रहा है। अभी भी हमें बता रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे करें हमें। जमशेद, मेरा एक सवाल है जो कि इन परिजनों से रहेगा कि जिस तरीके से आपने भी बताया कि सरकार के साथ इनकी एक जो बातचीत है वो हुई है, तो उसमें क्या कुछ निकल कर आया? प्रशासन ने इनसे क्या कुछ बातचीत की? क्या ये कहा गया कि कुछ समय के बाद जो है वो इन्हें न्याय दिया जाएगा? हम 10, 15, 20 दिन के बाद हम रोड पे बैठ गए, आके 7 महीने के बाद हम रोड पे आए। अभी जो बात हुई आपकी, इसमें कोई उन्होंने आपकी मांगे मानी या कुछ नहीं? अभी कुछ भी मांग मांगी नहीं हमारी। आपकी मांगे क्या मांगे हमारे ये है कि हमारे एमआई वाला आदमी ऑफिसर यहाँ पे आना चाहिए जिन्होंने हमारा केस लिया हुआ है, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर है आए हमारे पास, लेकिन केस तो हमारा एनआईए के पास है। जब हम रजौरी कल जाएंगे तो बोलेंगे आपका केस एनआईए के पास है। आप किसी एनआई वाले अधिकारी को बुला दीजिए और जिन जिन आदमी ने हमें जिनको नाम दिया है उनको अरेस्ट कीजिए, तो हम घर चले जाएंगे। भी बिल्कुल देखा आपने कि एनआईए, क्योंकि ये केस पहले ही एनआईए को सौंप दिया गया था, मगर जिस तरह इनकी तरफ से कहा जाए पुलिस से बात की जाती है तो पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि एनआईए से बात करें क्योंकि ये एनआईए के केस हवाले है। मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार इन लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी कि जो लोग इस हमले के पीछे मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये लोग सड़कों पर उतरेंगे। मगर उसके बावजूद भी अभी तो इतना बड़ा ठोस कदम नहीं उठाया गया था, क्योंकि केस एनआईए के पास था और उनकी तरफ से ये भी चीजें कही जा रही है कि एनआईए भी 3 महीने हो चुके इस गाँव की तरफ दोबारा नहीं लौटी है, जिससे परेशान होकर ये अब सड़कों पर उतरा है। पलवी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमशेद तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर जमशेद मलिक, और वहीं पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जो परिजन है वो सड़कों पर उतर आए हैं और उनका यही कहना है कि उन्हें जो इंसाफ है वो सरकार जब तक नहीं देगी वो सड़कों से नहीं हिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा सुशासन और गरीब कल्याण लाभार्थी अभियान के तहत आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र में 1 दिवसीय लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। लाभार्थी सम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, भाजपा प्रदेश महासचिव विभोद गुप्ता, जिला अध्यक्ष रेखा महाजन के अलावा डीडीसी सदस्य प्रोफेसर घारूराम भगत, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। लाभार्थी सम्मेलन में भाजपा सरकार द्वारा अपने 9 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों और जनता के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को लेकर सरकार से चर्चा की गई। जेन्युइन बात है कि अगर गरीब आदमी जिसको जो बेनिफिट मिला उसके साथ साथ उनकी जो परेशानियां उसको भी दूर करने की उन्होंने जो बात की, उसके लिए हमारे महामंत्री विभोद जी, हम सब जितने भी साथी हैं मिलकर जहां तक वो बात करनी होगी वह जहां तक उसका हल हो सकता है पूरी कोशिश की जाएगी, और कहां तक वो हो सकती है लेकिन कोशिश उसकी की जाएगी ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और उसके साथ ही मैं तो कहूँगा पूरे अगर बॉर्डर से लेकर शहर तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको कोई ना कोई बेनिफिट नहीं मिला हो। फिर जिस तरह हमारे साथियों ने जहाँ बात रखी कि कोरोना काल में आज कोई भी ऐसा आदमी नहीं, चाहे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, जिसको उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, हर आदमी को हुई और आज भी फ्री हुई, किसी को उस बात की दिक्कत नहीं आई। मेरी माता है घर में भी
जीरो बैलेंस के ऊपर गरीब का अकाउंट खोलना। जब मैंने मुकाबले शुरू की, मैं अपना अकाउंट खोलने के लिए गया तो मेरा उस समय 1300 रुपया लगा। भाजपा कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट द्वारा जम्मू के ब्लॉक नगरोटा के जक्टी में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष असीम गुप्ता सहित भाजपा कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट के जिलाध्यक्ष चांदजी भट्ट सहित अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की गई। ऐसा है, मोदी सरकार को आज पूरे 9 साल हो गए हैं और इस 2023 तक जितनी भी विकास के कार्य हुए, सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेके नहीं, पूरे देश में लेके आप देखिए इतने 24-25 IIT दिए गए हैं, एम्स दिए गए हैं। नहीं तो तब तक IIT सिर्फ दिल्ली तक होता था, यहाँ एम्स सिर्फ दिल्ली तक होता। आज हर क्षेत्र को एम्स और IIT मिला है। कनेक्टिविटी देखिए, फास्ट ट्रेन देखिए, बच्चों को स्टार्टअप्स में इतना प्रोत्साहन मिला है। और उसके बाद आने वाले समय में जिस तरह आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे बॉर्डर सिक्योर हो गए टोटल। आप देखिए, नहीं तो जब तक कांग्रेस की सरकार थी, आप देखते हैं रोज़ बमबारी हो रही है, कभी कठुआ में हो रही है, कभी रजौरी में, कभी पुंछ में। आज आप देखिए बॉर्डर पिछले 4-5 साल से बिल्कुल शांत बैठे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। यहाँ से पता लगता है कि मोदी सरकार के सिर्फ डेवलपमेंट के लिए अचीवमेंट नहीं, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेके भी वो कितने बड़े नेता हैं। गर्मी में हो रही लगातार बढ़ोतरी के साथ आरएसपुरा में बिजली की कटौती में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ आरएसपुरा के लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला जलाया। वहीं पर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता मोहन चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली विभाग द्वारा लगातार बिजली कटौती में भारी बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे गर्मी के मौसम में लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा दिल्ली, राजस्थान सहित अन्य कई राज्यों की सरकारें लोगों को बिजली मुफ्त उपलब्ध करवा रही है, लेकिन जम्मू के लोगों को पैसे देकर भी बिजली नहीं मिल रही। जो बिजली इशू कई दिनों से बिजली का कट अनशेड्यूल कट हो रहा है, जिसका कोई टाइम टेबल नहीं। अभी आई 2 मिनट में बंद, अभी आई 2 मिनट बाद बंद। इवन के हमारे लोगों के जो इन्वर्टर हैं वो भी चार्ज नहीं हो रहे। तो जिस गरीबी के घर इन्वर्टर भी नहीं है, एक पखा जाके गुजारा करता है, उसका क्या हाल होगा। ये बेशर्म सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। आज मीटर पे मीटर लगाई जा रही है, उसके पहले करोड़ों रुपए खाए इन्होंने मीटर लगा के, आज स्मार्ट मीटर लगा रही है। बिजली लोगों को दे नहीं रही, पर बिजली कहाँ से दोगे। बिजली हमारा प्रोडक्ट है जम्मू कश्मीर का, शर्म आनी चाहिए इनको। ये बिजली बाहर भेज रहे हैं, हमें नहीं दे रहे, हमें बिजली चाहिए। और पंजाब गवर्नमेंट जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर के गांव रंगूर कैंप में बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा की गई फायरिंग मामले में गांव के युवक को हिरासत में लिए जाने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस से युवक को जल्द रिहा करने की मांग की। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस बीती रात ये कहकर युवक को ले गई थी कि वो पूछताछ के बाद उसे रिहा कर देगी, लेकिन अभी तक पुलिस ने युवक को रिहा नहीं किया। ग्रामीणों ने युवक को रिहा करने और अज्ञात हमलावरों की असलियत का खुलासा करने की मांग की है। गल ये दसना चाहना कि एक उनके बच्चे की डीएसपी साहब आखा कि सिर्फ पूछताछ करनी है, वापस कर छोड़ने। अगर उसकी पूछताछ राती तो 1 बजे का नेता उसे 1:30 बजे का नेता पूछताछ की है, तो उसके बाद उन्हें वापस करना चाहिए उस मुंडे, क्योंकि उस परिवार पर डबल भार टुट गया जी मेरे दुखों का। एक तो उस जी उनकी मदर है, 2-2.5 महीने पहले इनके पिता का मतलब कि डैथ हुई है, वो उस कड़े दुख चो बाहर नहीं निकले है। एक मुंडा एक बेटा उनका जो 2 बेटे ने, एक बेटा जो सुबह का कल वो मिसिंग होया है, दूआ बेटा राती का मतलब कि मां वास्ते तो बड़ा वड्डी गल है ना। ये चीज़ अरेस्ट हो गया, तुसीं दिखण लगे हो कि के चाहते हो पूरा। ਅਸੀਂ सर चाहते हैं कि सब तो पहली जी जड़ है उसे पकड़ना चाहिए कि वो बंदे जो पंजाब चों आए ने वो आए किहदे कोल ने, क्योंकि इस ग्रां दे विच आए ने, इन्ने लोग बैठे ने, वो कुसै न कुसै कोल आए ना।
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਚੱਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ, ਜਿਸੇ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਗੜੀ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਥਾਣਾ ਆ, ਉਸ बेटे की भी फौरन इतना चाहते हैं। और जिन्हें बच्चे की गोलियां लगी ने इंसाफ चाहिए। बड़े लोग लीडरशिप वाले आते हैं इतने वोट लैने वास्ते भी आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं और दूसरे पार्टियों के भी आते हैं सारे। अज साड़ी इसलिए मुश्किल घड़ी के कोई बंदा नहीं आया। अगर इलेक्शन भी आती है, जुगल किशोर भी आए या और भी लोग कोई आवे तो अं उसी बाईकाट करांगे अगर साड़ी कोई मदद नहीं करता। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? अं चाहते हैं एक तो पहला साडा बच्चा जी इंसाफ चाहते हैं और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है कि ये बच्चे ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, क्या करना है क्या नहीं करना है। उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले के सोनावरी में नाहिद्रखा में आज सोमवार को सीआरपीएफ के 45वीं बटालियन द्वारा निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन बटालियन के कमांडेंट अमित कुमार ने किया और शिविर के दौरान अन्य अधिकारी और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। शिविर में निशुल्क स्वास्थ्य जांच के अलावा सीआरपीएफ और सिविल डॉक्टरों ने परामर्श के साथ दवाइयां भी वितरित की और सीओ ने स्थानीय जनता को ये भी आश्वासन दिया कि सीआरपीएफ हमेशा लोगों की मदद करती आई है और आगे भी समाज की शांति, समृद्धि और विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।